हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टुडे। आज से जो है हम करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको जो है ये चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो यहाँ पे डिस्कस होंगी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़। आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। और जितने हो सकेंगे उतने एमसीक्यू हम डेली के डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको जो है वो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको लगे कि हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो आप प्लीज़ अपने सजेशन भी दे सकते हैं हमें, ठीक है। तो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 30 नवंबर के जो भी करंट अफेयर्स होंगे उनके बारे में। और आज जो है वो है 1 दिसंबर, तो हम जो है 1 दिसंबर के करंट अफेयर्स कल डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम डेली का ये एक सीरीज बना रहे हैं। तो आप इस इनिशिएटिव को थोड़ा बहुत, हमारी इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, जो रिसेंटली न्यूज में रहा था, दैट इज अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये न्यूज में क्यों रहा था, एक्चुअली क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है हमारे पास, वहां पे एक टाइगर को उसके कब के साथ देखा गया। मतलब एक अच्छी न्यूज है कि कब हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं इनके टाइगर्स के। तो उसके कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो उठाया गया है सरकार के द्वारा। तो वहां पे अभी टाइगर और उसके कब को देखा गया है। तो ये एक न्यूज में आया था, तो दैट्स वाई कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास आती है दैट इज, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। जो प्रोजेक्ट टाइगर हमारे इंडिया में लॉन्च किया गया था, वो जो इनिशिएटिव था उसके अंडर आने वाला ये फर्स्ट नेशनल पार्क था हमारे पास, फर्स्ट टाइगर रिजर्व था। Second, Jim Corbett National Park is a national park and tiger reserve that completely encompasses the Shivalik near the foothill of Himalayas. ये कहाँ पे है, foothill of Himalayas में है, ये बोला गया है। ठीक है, बोला गया है, ये सच है नहीं है ये देखते हैं। Jim Corbett Tiger Reserve has the highest tiger density in the wild in India. जो टाइगर डेंसिटी है वो हाईएस्ट है पर एरिया, जो टाइगर है वो पर एरिया स्क्वायर किलोमीटर में जितने टाइगर हैं वो सबसे ज्यादा हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही जो है वो बताने हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है वो हमने देखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर जो है फर्स्ट सही है, तो मतलब आपके पास ये तीनों सही हैं। ठीक है, तो ए बी और डी तो सही होते हैं, सी जो है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि सी जो है वो अभी, 1 सेकेंड, सी जो है हमारे पास वो सही नहीं है। तो सी को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 सही है, तो यहाँ पे 1 ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि ये जो है कहाँ पे है, हिमालय की तलहटी में है। एक्चुअली ये हम कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे एक और नेशनल पार्क है दैट इज राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व। तो वो जो है वो हिमालय की तलहटी में है, नॉट जिम कॉर्बेट। तो सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आपके पास इनकरेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन बनते हैं 1 और 3। तो आंसर हमारा आ जाता है 1 और 3, बी ओनली। ठीक है, बी जो है वो आंसर है। चलिए देखते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है हमारे पास। हाँ जी बिल्कुल, ये जो पार्क है ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व था जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आया था। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो पहले आप देख लो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और है दैट इज योर राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो है वो शिवालिक के नियर जो है हमारे पास हिमालयन फुट हिल में, हिमालय के फुट हिल में है ये। ठीक है, तो इसको जिम कॉर्बेट के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है। 2 टाइगर रिजर्व हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक है जिम कॉर्बेट और एक कौन सा है टाइगर रिजर्व हमारे पास, राजाजी। ठीक है, तो ये दोनों ही टाइगर कंजर्वेशन के लिए वर्क करते हैं और दोनों कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और हाँ, इसकी जो टाइगर डेंसिटी है हाईएस्ट है, 14 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं यहाँ पे। तो इसकी टाइगर डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुए हैं, सबसे पहले जिम कॉर्बेट हम देखते हैं, जिम कॉर्बेट कौन थे।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट टाइगर आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन सा इनिशिएटिव था, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाएगा, हाँ जी, ये लोकेशन देख लीजिए आप, जिम कॉर्बेट की लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ पे इसकी लोकेशन है जिम कॉर्बेट की, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लोकेशन आपको दिखाई दी गई है, ठीक है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में है, ठीक है। राजा जी जो है वो यहाँ पे है ऊपर करके, तो ये हिमालय की तलहटी में पाया जाता है, शिवालिक और हिमालय के एंड में पाया जाता है। तो दैट इज आप बोल सकते हो कि कॉर्बेट जो है वो कहाँ पे है। अब जिम कॉर्बेट कौन थे? जिम कॉर्बेट, आपके पास जिम कॉर्बेट नाम आता है हमारे पास, जिम कॉर्बेट, ठीक है, ठीक है। जिम कॉर्बेट कौन थे? जिम कॉर्बेट जो थे एक हंटर थे, एक ब्रिटिश हंटर थे, जो कि जिन्होंने बहुत सारे टाइगर्स का क्या किया था, हमारे पास हंट किया था, बहुत सारे टाइगर का शिकार किया था, जो भी ऐसे शौक के तौर पे भी बोल सकते हैं। और एक हमारे पास उस टाइम पे जब ये थे, प्रेजेंट थे, उस टाइम पे एक टाइगरेस थी जो कि लोगों को खाती थी, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ही आदमखोर टाइगर थे। तो उसने जो है 400-500 लोगों को खा रखा था। तो उन्होंने, ये जिम कॉर्बेट थे, इन्होंने उसका शिकार किया था, उसको हंट किया था। तो इनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया और इनके नाम से एक नेशनल पार्क बना दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन 1936 में। तो ये जो है हमारे पास, इसलिए इनके नाम से जो है हमारे इंडिया में क्या है, एक पार्क है, नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इन्होंने लोगों को बचाया था उस टाइगर से, उसका हंट करके। वो किसी के हत्थे नहीं चढ़ती थी, तो इन्होंने उसको मारा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है हमारे पास? अब क्या है प्रोजेक्ट टाइगर, क्या है मेनली प्रोजेक्ट टाइगर जो था हमारे पास, ये हमारे पास क्या हुआ कि जब 1900 था, 1900 में जब टाइगर की संख्या देखी थी हमने, तो वो जो थी दैट इज 40,000, मतलब 40,000 टाइगर थे उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे साल बढ़े, लोगों का शौक था टाइगर को मारना, तो वो क्या है, अपने शौक के लिए टाइगर को मारते हैं। अब आपको पता है कि टाइगर को मारना एक रॉयल्टी वाली फीलिंग, भाई राजे महाराजे शिकार करते थे, राजाओं इनका टाइगरों का, टाइगर्स का शिकार करते थे, तो हम भी जो है वो बाघों को मारेंगे और हमें भी बहुत ऐसे रॉयल वाली फीलिंग आएगी। एक शौक होता है लोगों का। और उनकी जो खाल होती है टाइगर की, वो बहुत यूनिक होती है, तो उसके लिए भी उसका शौक होता था। उसको एज अ डेकोरेशन के लिए रखते थे घर में, कि टाइगर की खाल है भाई इनके घर में, तो इसके घर में तो मेरे घर में भी होनी चाहिए, ऐसे करके वो क्या करते थे, इसके लिए, खाल के लिए, या तो इनकी पोचिंग की जाती है, इनको मारा जाता है। तो वो चीज जो थी वो बहुत होने लग पड़ी इंडिया में। और 1972 में जब दोबारा से इनको गिना गया, तो इनकी जो संख्या थी वो बहुत कम हो रखी थी, दैट इज 1800। तो आप खुद देख लीजिए कि 1900 में कितने से 40,000 थे, और अब कितने हो गए थे, 1800 रह गए थे 1972 में। तो गवर्नमेंट ने एक जो है इनिशिएटिव लिया, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए। पहले जो था, मतलब टाइगर जो था उसको इतनी कंजर्वेशन नहीं दी जाती थी, लेकिन ये क्यों किया गया, क्योंकि अब जो है इन्वायरमेंट से भी लोग जो है वो बहुत अवेयर हो चुके थे कि हमारी इन्वायरमेंट खराब हो रही थी, इकोलॉजी बैलेंस जो है वो बिगड़ने लग पड़ा था। तो उस सबको बैलेंस करने के लिए हमने क्या चलाया, प्रोजेक्ट टाइगर। अब इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, आपको पता है कि हर एक ट्रॉफिक होते हैं इकोलॉजी में, क्या होते हैं, एक लेवल होते हैं एनवायरनमेंट में, उसके ट्रॉफिक लेवल होते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास होते हैं हार्बीवोर्स, फिर ऐसे करके ओमनीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, ऐसे करके एक ट्रॉफिक लेवल होते हैं, और टाइगर उसमें सबसे ऊपर होता है। अगर टाइगर नहीं हो तो बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस ही बिगड़ जाएगा हमारे पास। अब ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, आप बोल सकते हो अफ्रीका में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ऐसा भी बोला जाता है कि जिसके थ्रू जो है वो सहारा जो डेजर्ट है वो बना था। उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ और सिर्फ हार्बीवोर्स को छोड़ दिया, ठीक है। वहां पे कोई ओमनीवोर्स नहीं है, ना कोई कार्निवोर्स है, कुछ भी नहीं है, और कोई एनिमल्स नहीं था। वहां पे सिर्फ छोड़ा उन्होंने हार्बीवोर्स को, जो पत्ते और फूल खाते थे, ठीक है, शाख पत्ते जो भी हैं, शाकाहारी जो होते हैं, उनको रखा। हुआ क्या कि उन्होंने इतने पेड़ पौधे खा लिए, मतलब हर एक चीज, जैसे ही कोई केली खिलती उनको खा लेते हैं। आपको पता है पक्षी क्या करते हैं, ये सब चीजें क्या करते हैं, जो भी होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। उन्होंने क्या किया, हर एक फूल पत्ता खा लिया, और एक ऐसी सिचुएशन आ गई इकोलॉजी में कि वो डेजर्ट बन गया। मतलब अब वहां पे हरियाली बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं था, और वो जो थे वो इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब कर रहे थे। तो इन्होंने पूरी तरह से खराब कर दिया, वो एक डेजर्ट बन गया, ठीक है।
वैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था और वो क्या बन गया, एक डेजर्ट बन गया। तो यही चीज होती है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ना एक बहुत मतलब अजीब बात है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया तो इन्वायरमेंट को हार्मफुल होता है वो, ठीक है। तो हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए अब हमारे पास क्या आया, प्रोजेक्ट टाइगर आया कि टाइगर को बचाओ नहीं तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो टाइगर को बचाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए हमारे पास आया है प्रोजेक्ट टाइगर आया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। अब जो है इसके अंडर आने वाले कितने हमारे टाइगर रिजर्व हैं, 53 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। और जो यह टाइगर रिजर्व जो है हमारे पास, ये टाइगर रिजर्व कैसे बनते हैं, हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, कोर एरिया होता है और एक बफर एरिया होता है। वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये हमारे पास है एक टाइगर रिजर्व का एरिया, ठीक है। इसके अंडर जो होता है दैट इज कोर एरिया होता है, ये इंटरमीडिएटरी एरिया होता है, यहाँ पे आप दोनों, ये होगा हमारा बफर, ठीक है। और ये हमारा होगा कोर एरिया, ठीक है। कोर एरिया जो है वो एक हैबिटेट है टाइगर का। टाइगर जो है यहाँ पे रहते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको टाइगर यहाँ पे दिखेंगे दिखेंगे और रहते हैं, वो यहाँ पे रिजाइड करते हैं। और ये जो एरिया होता है वो इनके घूमने फिरने का एरिया है, जहाँ पे वो अपनी प्रे जो होते हैं, इनका जो शिकार होता है वो यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज। और ये एरिया होता है वो इंटरमीडिएटरी जो एरिया होता है। और ये वाला एरिया बफर एरिया, जहाँ यहाँ पे ट्राइबल पीपल जो होते हैं, पीपल जो होते हैं वो रिजाइड कर सकते हैं। तो ये जो होता है बफर एरिया, यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे कोई कम्युनिटी रहती थी ऑलरेडी, तो उसको उठा के यहाँ पे उन्होंने रीलोकेट कर दिया गया है, तो यहाँ पे लोग भी पाए जाते हैं। तो ऐसे करके टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो है टाइगर रिजर्व में और क्या है, हाँ जी, ये जो है 1972 में एक बार इनको गिना, फिर पता चला कम हो गए हैं, तो 1973 में हमारे पास क्या आ गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। इसको कौन सी मिनिस्ट्री जो है हमारे पास इसको हेड करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। डन। इसको कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो हेड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है। इन्होंने इसको गवर्न करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को अच्छे से, इसका चीजें हो रही हैं अच्छे से, प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, इसको गवर्न करने के लिए एक जो है वो एक अथॉरिटी बनाई थी इन्होंने, दैट इज एनटीसीए। इन्होंने जो अथॉरिटी बनाई थी दैट इज एनटीसीए। ये जो अथॉरिटी है हमारे पास एनटीसीए, ठीक है। एनटीसीए की फुल फॉर्म है हमारे पास नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ये थोड़ा ऊपर चला गया, अथॉरिटी, ठीक है। ये थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो क्या देखेगी कि टाइगर जो है वो अच्छे से कंजर्व हो रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, या कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। ये सब चीजें कौन सी अथॉरिटी देखती है, एनटीसीए देखती है। किसके अंडर देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ हमारे पास इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये सब चीजें देखती है, ठीक है। इसके अंदर ही टाइगर टास्क फोर्स भी है, जो कि टाइगर को मतलब देखती है कि टाइगर कितने, गिनती भी है, वहां ऐसे सेंसर भी लगाए गए हैं, जैसे कोई टाइगर वहां से गया तो उसके पंजों से गिना जाता है, अगर टाइगर वहां से गया तो उसकी धारियों से गिना जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि टाइगर जो होते हैं उसके ऊपर जो आपके पास स्ट्रिप्स होती हैं, जो टाइगर के ऊपर जो धारियां होती हैं वो हर किसी के अलग अलग होती हैं, तो उसके द्वारा भी उनको गिना जाता है। और उसके बाद आपके पास उनको डीएनए भी, उनकी उनकी जो पूप होती है, जो उनकी आप बोल सकते हो जो भी उनका जो आप एक्सक्रीट करते हैं जो चीजें, उनसे आप पता कर सकते हो कि टाइगर जो था वो, डीएनए से पता कर सकते हैं कि ये टाइगर अलग था, ये अलग था, ऐसे करके गिन सकते हैं। कई बार ऐसा होता था कि एक ही कैमरा से बार बार वही टाइगर जा रहा है, तो लोग सोचते थे कि ये दूसरा गया, ये तीसरा गया, तो वैसे करके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई इनको गिनने की भी, ठीक है। टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जो आपको समझ आ गया, कब लॉन्च हुआ था, 1973 में लॉन्च हुआ है। फर्स्ट जो इसमें आया था नेशनल पार्क वो था हमारे पास टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट आया था, ठीक है। और जिम कॉर्बेट सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइगर जो है हाई डेंसिटी जो टाइगर की वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या क्या किया गया है, हाँ जी, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो टाइगर रिजर्वेशन के लिए, रिजर्व करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए जो है वो लिए गए हैं, कंजर्व भी बोल सकते हो आप, कंजर्व करने के लिए जो टाइगर को लिए गए थे स्टेप वो क्या है। फर्स्ट स्टेप आप देखिए कि टाइगर जो था
उसको नेशनल एनिमल बना दिया गया, क्योंकि उससे पहले हमारा नेशनल एनिमल जो था वो लॉयन था। लेकिन लॉयन तो जो है उनकी संख्या सही थी, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो रहे थे, इसलिए इसको क्या बना दिया गया, इसको एक सिंबलाइज कर दिया गया, एक नेशनल एनिमल बना दिया गया, ताकि लोग जो है इसको हंट ना कर सकें, और जो कोई हंट करे तो उसको एक मतलब ऑफेंस माना जाता था। तो इसलिए इसको क्या बना दिया गया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ इसको नेशनल एनिमल बना दिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया टाइगर कंजर्वेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है जो जिम कॉर्बेट है, जो है वो कब बना था, टाइगर रिजर्व बना था ये स्टार्टिंग में 1936 में ही इन्होंने बना दिया था। ये जिम कॉर्बेट के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है इसको IUCN, IUCN जो है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल स्पीसीज। जो भी हमारी नेचर में स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करने के लिए एक रेड बुक जो है, इनकी रेड डाटा बुक होती है। उसमें क्या होता है कि जो स्पीसीज होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है कि ये इंडेंजर्ड है, ये एक्सटिंक्ट है, मतलब जो गुम हो चुके हैं, जो है ही नहीं अब, उनको एक्सटिंक्ट, इंडेंजर, खत्म होने वाले हैं, वल्नरेबल हैं, हाई रिस्क पे हैं, ऐसे करके उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो जो टाइगर है उसको कहाँ रखा गया है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है हमारे पास IUCN की रेड लिस्ट में। ठीक है, तो अब जो वो चीज IUCN की रेड लिस्ट में आ गई है, इंडेंजर्ड में आ गई, तो उसके कंजर्वेशन पे आप बोल सकते हो वर्ल्ड लेवल पे वर्क होगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे उसके काम होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ गया कि शेड्यूल, वाइल्ड लाइफ एक्ट होता है हमारे पास, उसके शेड्यूल हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके शेड्यूल हैं। तो शेड्यूल 1 में टाइगर को रखा गया है इसकी कंजर्वेशन के लिए। तो ये आप सोच सकते हो कि टाइगर की कंजर्व करने के लिए इसको 1 में रख दिया, ताकि इसको कोई मारे तो उसको जितनी हो सके उतनी सजा मिले। तो ये सब चीजें होती हैं कि इसको कहाँ रख दिया, शेड्यूल 1 में। अब वाइल्ड लाइफ के शेड्यूल हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं, अलग अलग स्पीसीज जो होते हैं, उनको उस शेड्यूल्स में रखा जाता है। जैसे कोई एक्सटिंक्ट होने वाला है तो उसको 1 में रख देंगे, तो वैसे हाईली इंपॉर्टेंट उसमें रखा गया टाइगर को। अब टाइगर को हम कब मार सकते हैं, यहाँ पे दी गए हैं कि टाइगर कैन बी किल्ड अंडर 2 कंडीशंस। 2 कंडीशन के उसमें हम टाइगर को मार सकते हैं। ठीक है, तो टाइगर को अगर हमें मारना है तो क्या होना चाहिए, एक तो अगर टाइगर जो है वो उसको कोई ऐसी बीमारी लग गई जो क्योर नहीं हो सकती है, तो उसकी वजह से और भी एनिमल जो है वो आप बोल सकते हो कि उनको भी वो बीमारी जो है इन्फेक्ट हो रहे हैं, बाकी सारे भी, तो उसको मार सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये हो गई कि वो रिकवर नहीं कर सकता, अब इसको मारना ही जरूरी है। ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। हाँ जी, ह्यूमन लाइफ की वो अगर थ्रेट है तो उसको हम मार सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था, आई थिंक 2019 में या 2019 में, अवनी करके एक टाइग्रेस थी जिसने जो है वो आदमखोर हो गई थी, उसको आदमी को खाने की आदत हो गई थी। तो वो जो थी वो शिकार पे निकलती थी रात को, और ऐसे करके किसी बच्चे को या आदमी को उठा के ले जाती थी गांव से, ट्राइबल एरिया से। तो उसको मारने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था और उसको मार दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे जो एनिमल के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो पीटा होता है जो एनिमल की प्रोटेक्शन करते हैं, उन्होंने काफी हद तक आवाज उठाई थी इस पे कि नहीं नहीं मारना चाहिए था, लेकिन वो आदमखोर हो रखी थी, तो गवर्नमेंट को इसके लिए इशू करना पड़ा ऑर्डर कि इसको मार दो। डन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है कि कोई ऐसा केस नहीं हो सकता हमारे पास कि हम टाइगर को बर्मिन घोषित कर सके। अब बर्मिन क्या होते हैं, बर्मिन आपने सुना होगा कि जैसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, जिनको मारना जो है वो नहीं माना जाता, ऑफेंस नहीं माना जाता, तो उनको बर्मिन बना दिया जाता है, बर्मिन घोषित। जैसे आप बोल सकते हो नॉर्थ इंडिया में बहुत बंदर होते हैं, चूहे भी जो है वो भी बर्मिन में आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत नुकसान करते हैं, फसलों का नुकसान करते हैं हमारे पास। तो वैसे ही बंदर जो होते हैं वो क्या करते हैं, फसलों का नुकसान करते हैं, लोगों की मतलब बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं लोगों का। हिमाचल में उसको क्या कर दिया गया है, बर्मिन घोषित कर दिया गया है कि बंदर जो है वो बर्मिन है, आपके लिए वो क्या खतरा है एक हिसाब से। तो इस चीज को हम बोल सकते हैं कि आप बर्मिन बना दिया किसी चीज को, उसको मारो और उससे पैसे मिलेंगे आपको। तो वैसा कर दिया गया था कि हिमाचल में अगर बंदर मार रहे हैं तो उसकी फोटो ले आओ, दिखाओ, और उसको क्या बोलते थे कि भाई इतने पैसे मिलेंगे आपको। तो उससे क्या कर दिया गया है, बर्मिन घोषित कर देता है जो आपको नुकसान करे। तो टाइगर को कभी इस चीज में नहीं ला सकते, इस कैटेगरी में नहीं ला सकते। तो टाइगर को बचाने के लिए ये सारे स्टेप उठाए गए थे। इसके अलावा हमारे पास टाइगर के लिए एक और स्टेप आता है, हमारे पास TX2। ठीक है,
TX2 क्या है कि टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी है। तो ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे आया था, क्योंकि एशिया में टाइगर जो है वो पाया जाता है मेनली बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारे पास चाइना हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, फिर सुमात्रा, ये इंडोनेशिया हो गया। तो यहाँ पे जो है टाइगर की पॉपुलेशन मतलब ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको डबल करने के लिए एक कमिटमेंट हुई थी। कहाँ पे हुई है ये कमिटमेंट? सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था रशिया में, 2010 में हुआ था। ये कब हुआ था? 2010 में हुआ था ये समिट। और उसमें बोला गया था कि 2006 में जितने टाइगर थे आपके पास, उन टाइगर से डबल करने हैं। कब तक? 2022 तक। ठीक है, कि TX2 करनी है, टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी है। इंडिया ऑलरेडी इस चीज को कंप्लीट कर चुका है, इंडिया ने ये चीज कर ली है कि उनकी टाइगर की पॉपुलेशन डबल हो चुकी है। नेपाल ने भी ये चीज कर ली है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। TX2 किससे रिलेट करता है? तो टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने से। और ये कहाँ हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था ये समिट। डन। नेक्स्ट आपके पास, हाँ जी, इसके अलावा जिम कॉर्बेट के बारे में मैंने आपको बताया, जिम कॉर्बेट कौन थे, सब कुछ हो गया। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्लियर होगी, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, द इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि चेरी ब्लॉसम उत्सव जो है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर। डन। तो इसका सही आंसर जो होगा ये कहाँ पे होता है? मेघालय। डन। कहाँ पे होता है ये? मेघालय में होता है हमारे पास। और कहाँ पे? शिलोंग में। ठीक है, तो रिसेंटली ये हुआ है। चेरी ब्लॉसम क्या होता है कि आपके पास पेड़ है जिसको फूल लगते हैं, फल नहीं लगते, सिर्फ फूल ही फूल लगते हैं, और सारा जो एरिया होता है वो फूलों से घिरा पड़ा होता है, और इतना इतना अच्छा नजारा लगता है देखने में कि हर किसी की आंखें ऐसे मेस्मराइज के रह जाती हैं। बहुत अद्भुत नजारा होता है वो। तो वहां पे फिर इन्होंने एक फेस्टिवल बना देते हैं कि चेरी ब्लॉसम, फूल खिलने वाले होते हैं, और लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं वहां पे, इवन फोटोग्राफर्स आते हैं, वो फोटोज क्लिक करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं कि इन सब के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक फेस्टिवल बना दिया जाता है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेघालय में। कुछ इस तरह का सीन होता है, आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है। ये इंडिया में ही नहीं मनाया जाता, जापान में भी मनाया जाता है, और यूरोपियन कंट्रीज में भी मनाया जाता है ये फेस्टिवल। तो ये जो है इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है। डन। अब इस बार जो है ये कब मनाया गया है? ये 26 और 27 नवंबर को ये मनाया गया है शिलोंग में। दो जगह पे मनाया जाता है, एक है हमारे पास वार्ड लेक और एक है हमारे पास पोलो ग्राउंड। मेघालय में दो जगह हैं, वार्ड लेक और पोलो ग्राउंड, जहाँ पे ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। इसका वेन्यू वहां पे होता है। इसको इस बार इनोग्रेट किया है, एम्बेसडर हैं जापान के इंडिया के लिए, दैट इज सतोशी सुजुकी। ठीक है, इन्होंने इनोग्रेट किया था विद द CM ऑफ मेघालय, दैट इज संगमा कोनार्ड के संगमा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि किसने इनोग्रेट किया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है कि यह कहाँ पे मनाया जाता है। मतलब दो वेन्यू है इसके, वार्ड लेक और पोलो ग्राउंड। डन। और कहाँ पे? नॉर्मली जो ब्लूम करते हैं, फूल खिलते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं ये फेस्टिवल, और ये टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए ये चीज हमारे पास होती है। तो ये रिसेंटली मनाया गया था 25, 26 और 27 नवंबर को, तो इसलिए ये न्यूज में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डन। कहाँ पे? मेघालय, शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ जी, विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट लॉन्च द स्ट्रीट प्रोजेक्ट। अब देखो ये भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट आया हमारे पास, स्ट्रीट स्ट्रीट प्रोजेक्ट आया है। स्ट्रीट में हमारे पास है अल्फाबेट STREET। ठीक है, तो स्ट्रीट जो है वो इसका हमारे पास फुल फॉर्म दी गई है, सस्टेनेबल, टेंजेबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक एंड टूरिज्म। तो इस चीज को, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है, अपने मतलब प्लेसेस को दिखाने के लिए, लोगों को अपनी संस्कृति से अवगत करवाने के लिए ये चीज की गई है। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये चीज की है? तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, तमिलनाडु, गोवा, केरला और सिक्किम। तो इनमें से कौन सा आंसर जो होगा वो सही होगा? ये सारी स्टेट जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं, तो मेनली यहाँ पे आप देखिए आंसर होगा हमारे पास केरला।
क्योंकि केरला जो है वो बेसिकली टूरिज्म पे तो डिपेंड करती है, और यहाँ पे जो है वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे ऐसी संस्कृति है यहाँ की कि लोगों को दिखाना चाहते हैं वो कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, ये चीज इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से वो अपने ग्रुप जो हैं, एथनिक ग्रुप जो हैं, एथनिक जो उनकी बोलते हैं ट्रेडिशन जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग जाते हैं वहां पे तो वो देखते हैं, वहां पे खुश होते हैं वो देख के कि हर चीज एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है उन प्लेसेस को जहाँ की इम्पोर्टेंट है वो। तो केरला ने इनको रिकॉग्नाइज किया है कि हमारी ये स्टेट है और यहाँ पे ये चीज होती है, तो लोगों को दिखाया जाएगा, एडुकेट करवाया जाएगा कि हमारे जो स्टेट है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये स्ट्रीट करके एक इन्होंने लॉन्च किया है, हमारे पास एक प्रोग्राम लॉन्च किया है अपनी स्टेट में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेट टूरिज्म का है। तो ये कौन सी स्टेट है हमारे पास? केरला स्टेट है। और इन्होंने क्या किया है कि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ये फर्स्ट 7 स्टेट में अपनी फर्स्ट 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनके, वहां पे इन्होंने लॉन्च किया है पहले उसमें। तो यहाँ पे प्लेसेस दी गई हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने फर्स्ट फेज में जो है कहाँ कहाँ पे ये जो है किया है। ठीक है, ये सारी प्लेसेस दी गई हैं आपके पास, ये सारी जो प्लेसेस हैं यहाँ यहाँ पे ये जो स्ट्रीट है ये लॉन्च किया गया है। डन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि किसने लॉन्च किया है। ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट का है तो इसका कोई सेंटर से लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच स्टेट अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरियल फॉर भोपाल गैस ट्रेजिडी विक्टिम। भोपाल गैस ट्रेजिडी से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले स्टैटिक जीके में पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस जो थी उसके लीकेज के कारण लोगों की मौत मौत हुई थी, फिर पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में हुआ था, क्या हुआ था। और यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने क्वेश्चन में भोपाल लिखा है, तो आपको यहाँ से आपको आंसर पता चल जाएगा इसका। तो कौन सा आंसर होगा? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में से इट्स सी मध्य प्रदेश, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो वहां पे जो गैस ट्रेजेडी हुई थी उस टाइम पे 3 दिसंबर 1984 को जो था वो रात को जो है वो गैस लीक हो गई थी। कौन सी गैस लीक हुई थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो थी वो लीक हुई थी, जिसके चलते जो है बहुत सारे लोग नींद में ही मर गए थे और कई तो मतलब जागे हुए भी उनकी डेथ हो गई थी। तो जो विक्टिम्स जो थे इस ट्रेजेडी के, उनके लिए एक मेमोरियल बनाने को बोला है। इनको बहुत सारा मुआवजा भी दिया गया था जो विक्टिम्स थे उस टाइम के। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंस किया है। और देखो कितने पीपल मरे थे, 3700 पीपल जो थे वो मरे थे। बहुत ज्यादा पीपल जो थे इसके मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण मरे। ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो थी, कार्बाइड फैक्ट्री सॉरी, भोपाल में थी कार्बाइड फैक्ट्री, वहां पे ये चीज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, दैट इज इन विच सिटी द नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम इज प्रपोज टू बी सेटअप। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की न्यूज आई है, तो कि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बार जो है, इस बार नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी जो है 125th बर्थ एनिवर्सरी है, जिसके चलते ये जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है कि उनके लिए एक म्यूजियम बनाने के लिए बात हुई है, तो वो कहाँ पे बनेगा? तो वैसे तो बेसिकली उनका बर्थ हुआ था कटक में, उड़ीसा में हुआ था, तो आप यहाँ पे आंसर कटक बोल सकते हो। लेकिन वो बेसिक उन्होंने पॉलिटिकल करियर जो है वो स्टार्ट किया था कोलकाता से, मुंबई, पुणे और ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे आंसर है दैट इज कोलकाता। डन। लेकिन इनका बर्थ कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था, इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है आपने। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ कोलकाता इज द आंसर। इनकी 125th एनिवर्सरी आ रही है, 125th एनिवर्सरी आ रही है, जिसके चलते जो है एक म्यूजियम बनाने की बात हुई है इनके ऊपर, तो इनके लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, और इनके बर्थ एनिवर्सरी को थोड़ा मतलब ये बताएंगे, शो करेंगे इनके बारे में। कहाँ पे? विक्टोरिया मेमोरियल करके एक म्यूजियम है वहाँ पे।
सुभाष चंद्र बोस के बारे में और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, इन्होंने जो है आईएनसी जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन होते थे हर साल दिसंबर में, तो इन्होंने प्रिजाइड किया था 1938 का सेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1939 में इन्होंने, मतलब ये जो था उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई थी, आप सोच सकते हो, उस टाइम पे दोबारा से ये प्रेसिडेंट बनने के लिए प्रेसिडेंट बन ही गए थे, लेकिन गांधी जी के साथ कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, तो जिसकी वजह से इन्होंने बोला था कि मैं प्रेसिडेंटशिप से पीछे हटता हूँ, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। तो गांधी जी के साथ कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, तो इन्होंने प्रेसिडेंटशिप नहीं ली थी, ठीक है, 1939 में ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे। 2 बार नियुक्त हुए थे, मतलब आप बोल सकते हो कि इनको बोला गया था, 2 बार इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन दूसरी बार जो है खुद से पीछे हट गए थे, गांधी जी के साथ कुछ डिफरेंसेस आ गए थे इनके, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक पार्टी बनाई है, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक। ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो किसकी पार्टी थी, तो वो किसकी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है INA, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी हमारे पास, उसको रिवाइव किया था इन्होंने दोबारा से, जिसको आप आजाद हिंद फौज बोलते हो, 1942 में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के दौरान, लेकिन बाहर रह के, इंडिया से बाहर, ठीक है। तो ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़ा आप बोल सकते हो, सॉरी, कंट्राडिक्शन है, हर कोई जो है वो अलग अलग तरह से बोलता है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी, कोई बोलता है उनकी डेथ नहीं हुई थी, तो ये कंट्राडिक्शन है इनके बारे में कि इनकी डेथ एक्चुअली में हुई थी या नहीं हुई थी। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में वो देख लीजिए कि आईएनसी का जो प्रिजाइड किया था 1938 का सेशन इन्होंने प्रिजाइड किया था, 39 में इन्होंने खुद से पीछे हट गए थे गांधी जी के साथ डिफरेंस, फिर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसको रिवाइव किया है इन्होंने 1942 में, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए क्योंकि इनकी 125th एनिवर्सरी आ रही है, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, कल ही आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि 12 MP जो हैं राज्यसभा के, उनको क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, तो इससे रिलेटेड न्यूज जो है वो है इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, द MPs कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। डन। फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है, द MPs कैन ओनली बी सस्पेंडेड फॉर देयर कंडक्ट इन द ऑनगोइंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया गया है इन्होंने, तो यहाँ से आप यहाँ पता लगा सकते हो कि ओनली वर्ड है तो कंट्राडिक्टरी है, ये पे मतलब यहाँ पे आप ये चीज बना सकते हो कि एक्सट्रीम वर्ड यूज हो गया, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है। यहाँ पे इन्होंने पहली स्टेटमेंट जो दे रखी है उसमें भी थोड़ी देखो करेक्शन है, MP कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सस्पेंड करता है MP को, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, उनका जो स्पीकर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो करता है सस्पेंड, नॉट प्रेसिडेंट। डन। MP जो है यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट है, ओनली यूज भी हुआ है, और ऐसे भी जो है, जैसे अभी जो सेशन चल रहा है इसमें कोई मिसकंडक्ट कर देता है, मिसबिहेव कर देता है, तो उसको हम सस्पेंड करेंगे, लेकिन अगर उसने वो 2-3 महीने पहले किया है तो उसको सस्पेंड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हुआ है रिसेंटली ये इसी पे है, सेकंड ऑप्शन जो है यही इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए, क्योंकि जो ये MP थे ये बहुत वॉयलेंट हो गए थे। कब हुए थे, मॉनसून सेशन था हमारे पास, मॉनसून सेशन था, तो उसमें 12 अगस्त थी, लास्ट दिन था शायद मॉनसून सेशन का, तो ये बहुत वॉयलेंट हो गए थे। इनके उस कंडक्ट के लिए, उस मिसकंडक्ट के लिए इनको अब जो है वो पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है पूरे विंटर सेशन के लिए, पूरे विंटर सेशन के लिए इनको अब जो है वो सेशन पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया इन MPs को, 12 MPs को, ठीक है। ये सारे विपक्ष के नेता थे तो इनको थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये हमारे पास आगे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, ठीक है, प्रहलाद जोशी, ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अप्रूवल किया है कि जो MP हैं वो रिमेन सस्पेंड रहेंगे विंटर सेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि उनका जो मिसबिहेवियर था, मिसकंडक्ट था, उसकी वजह से उनको जो है मॉनसून सेशन में किया था उन्होंने वो मिसबिहेवियर, उसके लिए इनको ये सस्पेंशन मिला है,
ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपके आ जाता है कि कैसे कैसे कौन से रूल हैं सस्पेंड करने के लिए। तो दो रूल हैं हमारे पास, एक है 255 और एक है 256। 255 जो है वो बोलता है कि कम से कम सजा मिले, जैसे कि अगर किसी एमपी ने मिसकंडक्ट किया है, मिसबिहेवियर किया है, तो उसको कम से कम सजा मिलनी चाहिए। कि हम कितनी पॉसिबल हो सकते हैं वो चीज़ उनको दे दें, कोई भी सजा दे दें, कोई पनिशमेंट दे दें। और 256 जो है वो सस्पेंशन के लिए है। तो ये आपने लर्न करना है, इसमें यही लिखा हुआ है सारा। और ये कौन करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन जो होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अपॉन टुंड्रा। टुंड्रा क्या है? टुंड्रा जो है दैट इज एक मिसाइल, हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टुंड्रा ऑल्सो नॉन एज EKS और यूनिफाइड स्पेस सिस्टम इज अ constellation of missile early warning satellite established by which of following country। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको इंडिया से रिलेट में भी आया था कि एंटी सैटेलाइट बनाई थी, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। ठीक है, मिसाइल बनाई थी इंडिया ने लास्ट टू लास्ट ईयर, एंटी सैट बोलते थे उसको, ए सैट। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? मिसाइल अर्ली वार्निंग सैटेलाइट। ये सैटेलाइट है कि कोई मिसाइल अगर आपकी तरफ आ रही है तो उसकी पहले ही वार्निंग मिल जाए आपको कि भाई किसी ने मिसाइल दे दी है, मार दी है आपकी तरफ छोड़ दी है मिसाइल, तो आपको उसको कैसे डिफ्यूज करना है, क्या करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये जो चीज आ गई है, ये आई है नई टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सैटेलाइट से पता चल जाएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये। तो ये कौन सी कंट्री ने किया है? इंडिया ने तो नहीं किया अभी। जापान, रशिया और USA में कोई भी हो सकता है, कि सारे जो है स्पेस के लिए बहुत ज्यादा काम किया है इन्होंने। तो इसका आंसर जो होगा वो बताइए आप क्या हो सकता है? इसका आंसर हमारे पास आएगा रशिया। ठीक है, रशिया ने जो है, इसका सी आंसर है रशिया। इन्होंने जो है नया सिस्टम बनाया है, ये अर्ली वार्निंग सैटेलाइट। तो एक्चुअली क्या था जो एंटी सैटेलाइट सिस्टम थी, वो क्या था? वो था कि यहाँ पे जो लोअर ऑर्बिट होता है हमारे पास, लोअर ऑर्बिट जो होता है वो कितने तक होता है? 300 to 350 तक। ठीक है, 350 किलोमीटर तक होता है। उसके दौरान अगर कोई सैटेलाइट है जो आपके ऊपर सर्विलेंस रख रहा है, तो वहां पे हम क्या करते थे कि एक मिसाइल छोड़ते हैं जो कि उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देगी, एंटी सैटेलाइट इसको बोलते हैं। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे सैटेलाइट है, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है, बहुत सारे सैटेलाइट्स होंगे जो आपस में कम्युनिकेट करके एक सिग्नल भेजेंगे कि कोई अगर कंट्री जो है वो आपके ऊपर मिसाइल उसने छोड़ दी है, तो वो आपको डायरेक्ट क्या कर देंगे? मैसेज देंगे कि भाई ये चीज हो रही है, आपके ऊपर है, मिसाइल जो है वो दाग दी है और आप इसके लिए तैयार हो जाओ और उसको जो है वो उसके लिए रेडी हो रहो। तो यहाँ पे पहले होता था कि ग्राउंड से अगर किसी ने मिसाइल दागी है तो पता चलता था। अब क्या होगा, अगर ओशियन से किसी ने की है या स्पेस से किसी ने कोई हमला किया है, तो वो सारी चीजें जो है वो इससे पता चल जाएंगी। तो ये हाईली टेक्नोलॉजी है जो रशिया ने डेवलप की है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन दैट इज 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, क्योंकि ये 2+2 डायलॉग जो है वो हो रहे हैं लगातार। सबसे पहले हमारा मतलब US के साथ हुआ था, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, और ये सारी कंट्री जो हैं इनके साथ, इनका सॉरी मैंने आंसर बता दिया आपको। यहाँ पे जो है 2+2 मिनिस्टर डायलॉग जो होता है वो किसके किसकी कंट्रीज के दो मिनिस्टर के बीच में होता है, एक डिफेंस और एक एक्सटर्नल अफेयर। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो होते हैं वो बैठते हैं दो कंट्रीज के बैठेंगे एक साथ। ऐसा नहीं है कि 4 कंट्री के बैठ गए एक साथ ना, 2 कंट्री के दो दो मिनिस्टर, एक हमारे पास होगा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और एक होगा हमारे पास रक्षा मंत्री, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर। तो वो दोनों बैठ के क्या करेंगे, बैठ के अपनी जो भी डिप्लोमेटिक जो उनकी बातें होती हैं, जो भी उनके देश के लिए सही है, जैसे कि अगर किसी कंट्री की टेक्नोलॉजी उनको अच्छी लग रही है तो वो उसको उससे लेंगे। मतलब ये चीजें होंगी कि आप ये हमें बेच देंगे या हमसे ये चीज ले लो। तो अपनी कंट्री के जो भी चीजें होती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं बैठ के इस मीटिंग में। तो रिसेंटली मतलब ये चीज क्वेश्चन आया कि जापान के साथ हुआ था, तो ये क्वेश्चन इसलिए न्यूज में है। तो कौन सी कंट्री के साथ नहीं हुआ है, तो मैंने तो आपको बता दिया। तो यूके के साथ अभी तक ये जो है हमारा मिनिस्ट्रियल जो डायलॉग है ये अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि राजनाथ सिंह ने जो है वो हमारे पास ये मिसाइल आती है, सॉरी राइफल है AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की डील जो है उस पर साइन किया है।
तो ये चीज़ आती है कि ये जो है हमारे पास कि कौन सी कंट्री से कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो हम हायर कर रहे हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे पास 2+2 डायलॉग जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2+2 डायलॉग जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, मतलब आपस में बातें करते हैं, इसके बारे में दिया गया है, 2 कंट्री के बीच में होती है और कौन कौन सी कंट्री से हुई है, ये सब चीज़ें। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका निपुण भारत स्कीम से रिलेटेड है। निपुण भारत स्कीम एसोसिएटेड विद स्किल डेवलपमेंट इन यूथ, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, टू अचीव गोल प्रोफिशिएंसी इन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर एवरी चाइल्ड बाय ग्रेड 3 फॉर द रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास कि युवाओं में कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण के लिए, ग्रेड 3 तक प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक में दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता के लिए। तो ये किसके लिए है हमारे पास निपुण भारत स्कीम? इसका सही आंसर है दैट इज सी। ठीक है, इसका सही जो आंसर है दैट इज सी। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कई बच्चे होते हैं हमारे पास जो जिन्होंने अपने स्कूल टाइम पे नर्सरी नहीं की होती है, आंगनबाड़ी में नहीं गए होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो लैक ऑफ न्यूमरेसी होती है कि नंबर को नहीं पहचान पाते। थोड़े बड़े होते हैं तो उनको नंबर में पहचानने की तकलीफ होती है, उनको वर्ड्स में पहचानने की तकलीफ होती है, वो सी को उल्टा लिख देते हैं। वैसी सब चीज़ें जो होती हैं वो चिल्ड्रंस में जो होती हैं वो आ जाती हैं। तो ये चीज़ को ठीक करने के लिए 3 से 9 साल के बच्चों के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की गई थी। ये आती है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती है। समग्र शिक्षा, ये कब लॉन्च हुआ था हमारे पास? ये हुआ था 2018 और 19 में जो है ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया था, लेकिन उसके बाद पेंडेमिक के कारण अब इस पे थोड़ा बहुत वर्क हुआ है। तो ये चीज़ है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो है ये आता है निपुण भारत स्कीम। इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पे दी गई है आपके पास, ये है आपके पास नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, अच्छे से समझ के हर चीज़ को जानना है, ये चीज़ जो है निपुण भारत की फुल फॉर्म है। और बच्चे को हर नंबर का पता हो, हर प्रोनाउंसिएशन का पता हो कि अ को क्या बोलना है, वी को, वी को, हर चीज़ का जो है वो प्रोनाउंसिएशन हर चीज़ के लिए यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है उन बच्चों के लिए जो बाद में वीक हो जाते हैं सब्जेक्ट में, तो उनको ये चीज़ें सिखाने के लिए। और ये कब से कब तक? 3rd ग्रेड तक जो है वो एवरी चाइल्ड को ये चीज़ दी जाएगी। 3 से लेके 9 साल के बच्चों के लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, हाँ जी, विच कंट्री अप्रूव्ड बिटकॉइन फर्स्ट? बिटकॉइन जो था वो पहली बार किस कंट्री ने जो है उसको लीगल टेंडर जो है वो बना दिया गया है? अभी रिसेंटली न्यूज़ में है कि बिटकॉइन जो है उसको इंडिया लीगल बनाने की बात हो रही है कि लीगल है, इलीगल है, क्या है? एक्चुअली लीगल है इंडिया में, लेकिन इसके ऊपर हम ये नहीं बोल सकते कि इलीगल है। लीगल भी है, इलीगल भी है, ये चीजें होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो चीज इसको गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें है ही नहीं। ये सारी चीजें जो एक थर्ड पार्टी है, जो कि आप बोल सकते हो कि वो भी कंप्यूटराइज्ड ही है। ठीक है, तो बिटकॉइन जो होता है उसको लीगल करने के लिए गवर्नमेंट इसलिए सोच रही है क्योंकि इसका जो है धोखाधड़ी जो है इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो सर्विलेंस नहीं रख सकती। ठीक है, देख रेख नहीं रख सकती, इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना पड़ रहा है इसको लीगल करने के लिए। ठीक है, अगर लीगल कर दी तो लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे कि गवर्नमेंट में जैसे कोई धोखाधड़ी हुई तो गवर्नमेंट को बोल दिया, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ से पता करेगी कि भाई धोखा हुआ कहाँ से है? तो ये सब चीजें जो है इसलिए इंडिया जो है इस पे वर्क अभी सोच रहा है कि इसको लीगल करें, पर इलीगल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री है जिसने इसको लीगल टेंडर बना दिया है? रशिया, एल सल्वाडोर, मैक्सिको और यूएसए। नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो कौन सी कंट्री है? एल सल्वाडोर, एक छोटी सी कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका में है। तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है जो वहां पे है। तो ये जो है इसने इसको लीगल टेंडर बना दिया है। बिटकॉइन के बारे में आपको पता है, एक ऐसी फिजिकल फॉर्म में जो प्रेजेंट नहीं है, एक ऐसी करेंसी है, बस एक असेट है जो हमने ले लिया है। उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही वल्नरेबल है, कभी कम हो जाती है, कभी एकदम से कम हो जाती है, कभी एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
इसके अलावा मैं आपको एल सल्वाडोर की लोकेशन बता देती हूँ, ठीक है। ये रही इसकी लोकेशन, ठीक है। एल सल्वाडोर की लोकेशन यहाँ पे है, गुटेमाला के पास में। इस तरफ इसके पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे सारेगासो सी है और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। और ये क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन क्लियर होगी एल सल्वाडोर की। तो आज हमने जो जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उनमें अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप बताइए। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। ऐसे ही करके हम जो है वो डेली के डेली 10 या 15 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच।